नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में आपका स्वागत है। राजनीति के बीच कब बेगाने अपने हो जाएं और कब अपने बेगाने, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन देश के अंदर मोदी और मनोहर शासन सबको भा रहा है। गरीबों के कल्याण के लिए किए जा रहे कामों से महज जनता ही प्रभावित नहीं हो रही, बल्कि दूसरी पार्टियों के नेता भी प्रभावित होते हुए अपनी पार्टियों को अलविदा कह रहे हैं। अब हरियाणा के बीच आप नेता अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए भाजपा का दामन थाम लिया है। दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में वो भाजपा के हो गए और मुख्यमंत्री ने भी उत्साह से उनका स्वागत करते हुए उन्हें पार्टी में शामिल किया। देखिए ये रिपोर्ट। आपको लगा झटका, अशोक तंवर ने झाड़ू पटका। आप कांग्रेस गठबंधन पर गुस्साए तंवर, अब भाजपाई हो गए तंवर। मुख्यमंत्री ने भी मनोहर बात बताई, अपनी मौजूदगी में तंवर को पार्टी ज्वाइन करवाई। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को करारा झटका देते हुए उसके नेता अशोक तंवर ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। और इसका सबसे बड़ा कारण रहा कांग्रेस और आप का गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन के तहत हुआ है। उसी से गुस्साए अशोक तंवर ने झाड़ू को झटकते हुए भाजपा का दामन थाम लिया है। दिल्ली में भाजपा कार्यालय स्थित मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल ने अपनी मौजूदगी में अशोक तंवर को भाजपा के रंग में रंगते हुए उन्हें भाजपा का हिस्सा बना दिया। इस मौके अपनी बात कहते हुए मुख्यमंत्री ने जहां अशोक तंवर के भाजपा में आने की बात को देर आए दुरुस्त बताते हुए उनके साथ अपने अनोखे रिश्ते को भी बयां कर दिया, जो बेहद कम लोगों को पता है। जहां तक श्री अशोक तंवर जी का विषय है, मैं कई प्रकार से अपना इनके साथ संबंध ये जोड़ सकता हूं। भले ये कांग्रेस पार्टी में रहे, लेकिन इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है कि ये मेरे भांजे लगते हैं। अशोक तंवर राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। कांग्रेस नेता के तौर पर हरियाणा के बीच जनता में उन्होंने अपना एक अलग मुकाम बनाया, लेकिन कांग्रेसी गुटबाजी का शिकार हुए तंवर पर हमले का जिक्र मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करते हुए कांग्रेस को भी सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं खड़ा कर दिया। लेकिन उन्होंने संतोष जाहिर किया कि आज अशोक तंवर उनके साथ हैं। ठीक है कि अलग अलग जगह काम करते रहे, लेकिन मुझे बहुत कष्ट हुआ जब कांग्रेस पार्टी में रहते हुए और इनके ऊपर हमला तक किया गया। और किया किन्होंने? कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही। उस दिन मुझे लगा कि जरूर मुझे इनकी चिंता तो करनी चाहिए, तो मैं इनका हालचाल पूछने गया। बहुत लोगों ने उस समय भी कहा कि आप इनको अपने साथ क्यों नहीं बुला लेते। मैंने कहा देखिए, हमारा तो बहुत खुला घर है, दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। किसी का मन कर जाए तो उसको तभी आना चाहिए, खास करके दूसरी पार्टी के व्यक्ति को। अगर हम जबरदस्ती ले जाएंगे तो किसी का मन न लगे तो क्या दिक्कत आएगी। तो अप्रैल 2022 में इनकी ट्रेन कांग्रेस से तो चल पड़ी थी, पहुंचनी यहां थी, लेकिन वो कांटा बदलने के कारण से पहुंच गई कहां? आम आदमी पार्टी। तो उस समय हमें लगा कि गलत कदम इन्होंने उठा लिया, लेकिन अनुभव इनको अपने आप ही आना था, वो आ गया। भाजपा में शामिल होने के बाद अशोक तंवर ने अपनी बात रखते हुए आप को अलविदा कहने का बड़ा कारण जहां आप और कांग्रेस के गठबंधन को बतलाया, तो दूसरी तरफ उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मनोहर सरकार की ओर से किए जा रहे जन कल्याण के कामों और नीतियों को सबसे बड़ी वजह बतलाते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताने के साथ साथ उनकी सराहना भी खूब की। और सब जानते हैं इस बात को कि किस तरीके से पिछले 10 वर्षों में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदला है। किस तरीके से देश की एकता अखंडता को लेकर के एक बड़े पैमाने पर काम हुआ है। करोड़ों लोगों का भाग्य बदले, उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, ये देश दुनिया में शीर्ष पर पहुंचे,
इसके लिए पूरी टीम के रूप में जो काम हुआ है उससे मैं भी और हमारे साथी सभी प्रभावित भी हैं। और मैं समझता हूं कि आज उस विकास की यात्रा में जो देश जब 100 साल पूरे करेगा 2047 में, जो एक सपना है कि पूरे दुनिया के शीर्ष पे भारतवर्ष हो, हमारा गौरव, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता वो पूरी दुनिया के अंदर छा जाए। इस भारतवर्ष के एक एक भारतवासी को मौका मिले कि वो अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हुए अपना अहम योगदान देश की तरक्की में दे, ऐसी हमारी कामना है। और मैं, जैसा भी बलोनी जी ने कहा, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि 2 दिन बाद 22 तारीख को अयोध्या के अंदर जब रामलला वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठान होगा, उससे पहले मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैं भी उस सांस्कृतिक हमारा जो धरोहर है जिसके लिए पूरी दुनिया के अंदर ये भारतवर्ष जाना जाता है, उससे पहले मैं भी इस भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य के रूप में, इस परिवार के रूप में एक सदस्य के नाते मेरी और मेरे साथियों की एंट्री हुई है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद अशोक तंवर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी आशीर्वाद लेने पहुंचे। भाजपा में शामिल हुए अशोक तंवर का गर्मजोशी से स्वागत भी हुआ। इस मौके नड्डा के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी भी हाजिर रहे। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में बेहद ज्यादा महत्व है और विज्ञान आज से बल्कि आदिकाल से पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है और विज्ञान के आधार पर देश तरक्की करता है, आगे बढ़ता है। और वो युवा जिनके मन जिज्ञासाओं से भरे होते हैं, उनकी जिज्ञासा को साकार करने के लिए विज्ञान सहारा देता है। ये कहना था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, जो फरीदाबाद में आयोजित किए गए 4 दिनों के साइंस फेस्टिवल के समापन समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच साइंस सिटी के निर्माण की भी घोषणा की। देखिए इस रिपोर्ट में। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का हुआ समापन समारोह पर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मनोहारी संबोधन के जरिए सबको किया उत्साहित। साइंस आदिकाल से हमारी संस्कृति का हिस्सा। फरीदाबाद में पहली बार 9वें अंतर्राष्ट्रीय साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया गया था और यह फेस्टिवल 4 दिनों के लिए आयोजित हुआ था और इसमें भाग लेने के लिए छात्र छात्राओं के अलावा जाने माने कई साइंटिस्ट भी पहुंचे थे। इसके समापन समारोह आयोजन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और उन्होंने अपने संबोधन के दौरान साइंस के महत्व को अपने शब्दों में बेहतरीन तरीके से समझाया भी। इस साइंस फेस्टिवल का आयोजन थिस्टी बायोटेक सेंटर में किया गया था। विज्ञान केवल एक प्रदेश का अथवा देश का विषय नहीं होता, बल्कि मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया में विज्ञान की एक श्रृंखला, विज्ञान की एक माला, विज्ञान की समरूपता ये चलती है। विज्ञान आज से नहीं, आदिकाल से और वर्तमान युग तक लगातार प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रही है और इस विज्ञान का लाभ हर इंसान को होता है। जब आदि मानव जब शुरू हुआ होगा, उसने भी कोई छोटा सा प्रयोग किया होगा, उसका लाभ लेते लेते हम आगे बढ़ गए। विज्ञान एक सीमा नहीं होती है, विज्ञान लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और यह हर व्यक्ति, खास करके जो हमारा युवा है, हमारा विद्यार्थी है, उसकी चूंकि एक क्यूरियोसिटी, उत्सुकता मन में होती है, एक रीजनिंग उसकी एक पावर होती है, रीजनिंग बातों को ढूंढता है, ये हुआ तो कैसे हुआ, कैसे हो गया और कैसे और अच्छा हो सकता है, ये विज्ञान का मूल मंत्र होता है। विज्ञान किसी बहुत पढ़े लिखे आदमी के दिमाग में नए अनुसंधान आते हैं ऐसा नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति भी कई बार अपनी इस उत्सुकता से बहुत चीजों को आगे बढ़ा सकता है। विज्ञान युवाओं की जिज्ञासाओं को दूर करने का जरिया है, क्योंकि युवाओं के मन में उठते सवाल कि मशीन कैसे काम करती है या फिर वह दूसरी चीजें जिनसे विज्ञान का नाता है, और इन्हीं जिज्ञासाओं के जवाब उन्हें विज्ञान देता है
और मुख्यमंत्री के मुताबिक विज्ञान में रुचि रखते हुए कई बार सामान्य व्यक्ति भी वो कर जाता है, जिसके चलते उसकी अलग पहचान पूरी दुनिया के बीच स्थापित हो जाती है। इस बात को लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया। ये व्यक्ति दिल्ली की सड़कों पर रिक्शा चलाते थे। रिक्शा चलाते हुए इनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो अस्पताल में भर्ती हो गए। कई दिनों तक बिस्तर पर रहना पड़ा। थोड़ा बहुत पढ़ाई अपनी कर लेते थे। पढ़ाई करते करते इनके दिमाग में एक मैकेनिकल जैसा कोई दिमाग होता, वैसे चीज़ों के ऊपर काम करने लग गया। और इन्होंने किसानी भी करते थे। किसान होते हुए खेत के अंदर विज्ञान का उपयोग कैसे किया जा सकता है, छोटी छोटी मशीनरी कैसे बनाई जा सकती है। और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गए कि एक दिन अपना ट्रैक्टर, उसके पीछे ट्रॉलर लगा करके पानी का टैंकर, और उसके अंदर एक इरिगेशन के नाते से बागवानी में फाउंटेन इरिगेशन कैसे हो सकता है, राष्ट्रपति भवन में जाकर के इन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया। राष्ट्रपति अवार्ड इनको मिल गया। एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति एक वैज्ञानिक बन सकता है। आज मुझे अच्छा लगा एक वैज्ञानिक के रूप में यहाँ मुझे उपस्थित मिले। हर छात्र की कोई कहानी हो सकती है। मैं घर में गया, जैसे ही अंदर द्वार पर कमरे में पहुंचा, अंधेरा था। मैंने उस बालक को कहा, मैंने कहा जरा लाइट तो जला दो। अंधेरा था तो लाइट जलाने के लिए उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ स्विच नहीं है लाइट जलाने का, तो कैसे जलाओगे। उसने ताली बजाई और लाइट जल गई। ये प्रारंभिक बातें हैं। अब ये विज्ञानी तो है। हम विज्ञान के नाते से छात्र छात्राएं बहुत कुछ नया कर सकते हैं। तो इस नए विज्ञान के आधार पर देश और दुनिया कितना प्रगति करती है, मंच से बहुत कुछ बताया गया है। मुझे बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो अपने देश में वैज्ञानिकों का डंका तब बजा जब कोविड के समय, कोविड-19 में अमेरिका जैसे देश ने ये घोषणा कर दी कि कोविड का सबसे ज़्यादा प्रभावित जो देश होगा वो भारतवर्ष होगा। क्यों? भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है। भारत एक गरीब देश है। इतने लोगों को बचाएगा कैसे? और देश के प्रधानमंत्री जी के मैं दाद देता हूँ, जिन्होंने इन वैज्ञानिकों के माध्यम से देश में एक नहीं दो वैक्सीन ईजाद की, और न केवल अपने देश के लोगों को बचाया बल्कि दुनिया के देशों के लोगों को भी बचाया। विज्ञान के इस प्रकार के कार्य करने में आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। मुझे बताया गया कि 17 विषयों के ऊपर यहाँ वर्कशॉप हुई, संगोष्ठियाँ हुई, विज्ञान प्रतियोगिताएं हुई हैं, और उन सब बातों को यहाँ याद किया गया है जो भारतवर्ष की देन है विज्ञान को। चाहे उसमें बीजगणित की बात है, चाहे उसमें जीरो का आविष्कार है, चाहे उसके अंदर हम लोगों ने संख्या प्रणाली का आविष्कार किया, पाई के मूल्य का आविष्कार किया। आज हम कल्पना करें कि इस विज्ञान के अंदर, गणित के अंदर जीरो न होती तो गणित आगे बढ़ सकता था क्या? नहीं बढ़ सकता था। तो इस देश का बहुत बड़ा योगदान और हमारे वैज्ञानिकों ने किया है। हमारे दिग्गज वैज्ञानिक सेठ होमी जहांगीर भाभा, जगदीश चंद्र बसु, श्रीनिवास रामानुजन, शांति स्वरूप भटनागर, कितने ही नाम ऐसे गिनाए जा सकते हैं। और अगर लेटेस्ट नाम मैं गिनाता हूँ तो उसमें हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, एक वैज्ञानिक होने के नाते उनको देश के शीर्षस्थ स्थान पर ले जाने का काम भी अपने देश की सरकार ने किया। विज्ञान को मान्यता दिलाना ये कितनी बड़ी बात है, ये हमने किया है। हमारे यहाँ नोबेल पुरस्कार, दुनिया के जो सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार होता है, देश के 12 वैज्ञानिकों को इस समय तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। चाहे उसमें सीवी रमन जी का नाम हो और चाहे बायोकेमिस्ट हरगोविंद खुराना जी का नाम हो, बहुत ऐसे नाम लिए जा सकते हैं। तो मित्रों, भाइयों बहनों, देश को विज्ञान की ओर आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को उत्साहित करने के लिए, जहां देश ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने नारा दे दिया, जय जवान जय किसान
जय विज्ञान जय अनुसंधान, तो जो हमारी रिसर्च है वो भी बढ़नी चाहिए। विज्ञान का उपयोग करते हुए देश और प्रदेश की सरकारें आज कई काम कर रही हैं। लगातार देश तरक्की कर रहा है, नए नए अनुसंधान हो रहे हैं। कोरोना काल के बीच भारत ने दुनिया को वैक्सीन दी और आज दीदी ड्रोन जो खेती के बीच अपना योगदान देता हुआ रोजगार का जरिया बन गया है, इस बात को भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन के दौरान रखा। देश में बहुत कुछ हो रहा है, चाहे वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक उतारने की बात हो, चाहे दुनिया के लोगों को अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष विक्रम साराभाई ने संचार और मौसम की भविष्यवाणी की विज्ञान इसके अंदर पारंगता पाई है। ये बहुत बड़े ऐसे विषय हैं। हम अपने देश के युवकों को स्टार्टअप के माध्यम से भी ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए बहुत प्रोत्साहित करते हैं और उसमें करोड़ों रुपए का हमने खर्च किया है। राष्ट्रीय मिशन जैसे स्पेस मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर मिशन, हाइड्रोजन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डिजिटल वर्चुअल सिस्टम, ऊर्जा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण, उद्योग और कृषि आदि क्षेत्र में विज्ञान का बहुत बड़ा उपयोग हम कर रहे हैं। हमने ड्रोन के नाते से अभी दीदी ड्रोन ये जो कार्यक्रम चलाया है कि खेत में हमारे देश की कोई एक महिला, हमारी माँ बेटी, कोई भी जाकर के खेत में ड्रोन चला करके नैनो यूरिया जैसे खाद का छिड़काव कर सकती है। विकसित भारत के नाते से बहुत प्रयोग किए जा रहे हैं। देश विज्ञान के आधार पर आगे बढ़े, एक टारगेट रखा है कि देश की आज़ादी का 100वां साल 2047 हमारा देश विकसित भारत, विकसित देश के नाते दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में ये आ जाए, इसका अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज ऊपर के 5 देशों में गिनी जाने लगी है। बहुत जल्दी हम इसमें तीसरा स्थान प्राप्त करेंगे, तो उस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में विज्ञान का अपने आप में बहुत ही एक योगदान है। मित्रों, भाइयों बहनों, हम लोग विज्ञान में और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसलिए विद्यार्थियों का जीवन एक सबसे अच्छा जीवन होता है कि वहाँ से हम शुरू करें। हरियाणा में हमने बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि विद्यार्थियों को इसके रास्ते से कैसे हम आगे बढ़ाएं। हमने अपने स्कूल विद्यार्थियों को अभी पिछले वर्ष 5 लाख टेबलेट ये वितरित किए हैं ताकि वो वैज्ञानिक तरीके से शिक्षा को प्राप्त कर सकें। 5 लाख टेबलेट देने वाला हरियाणा ये पहला प्रदेश है और किसी ने दुनिया भर में इस प्रकार के कार्य नहीं किया है। हम ऐसे विज्ञान के छात्रों के लिए प्रति माह उनको जो प्रति माह यानी स्कॉलरशिप ये जो देते हैं, इसको भी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। हम उनके लिए पुरस्कार, विज्ञान के पुरस्कार ये भी बहुत बड़ी मात्रा में रखते हैं। साइंस के विषय को लेकर पूरा देश आगे बढ़ रहा है और इसी के मद्देनजर फरीदाबाद और गुरुग्राम में साइंस सिटी के निर्माण की घोषणा भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कर दी। एक साइंस सिटी गुरुग्राम अथवा फरीदाबाद में एक बड़े स्तर की साइंस सिटी ये बनाने का संकल्प लिया है और उसके लिए जमीन ढूंढी जा रही है। बहुत जल्द हम फरीदाबाद तथा गुरुग्राम में एक 50 एकड़ जमीन के ऊपर साइंस सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं। उसका उपयोग निश्चित रूप से विज्ञान के विद्यार्थियों को बहुत अधिक होगा। मैं इन सब बातों को, इन शब्दों को कह करके आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें, ऐसी प्रभु से कामना। फिलहाल आज के कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।